नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी कि मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी गई है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी और इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन की छूट यहां पर दी जाएगी। सरकार ने ये फैसला लगाकर कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। राज्य में 2 जून से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान में अनलॉक में किन सुविधाओं को यहां पर छूट दी जाएगी वो हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक जिले के अंदर आवाजाही में छूट दी गई है। साथ ही 8 जून से सप्ताह में 4 दिन अन्य जिलों में आने जाने की परमिशन भी यहां पर दे दी जाएगी। साथ में आपको ये भी बता दें, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और मिठाई की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक यहां पर खुली रहेगी। मेडिकल और साथ ही ऑप्टिकल स्टोर पूरी तरीके से यहां पर कह सकते हैं कि एक सप्ताह में खुले रहेंगे। दूध डेयरी की अगर हम बात करें तो 6 से 11 और उसके बाद शाम को 5 से 7 यहां पर जो टाइमिंग दी गई है उस दौरान यहां पर दूध डेयरी की दुकानें खुली रहेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें, 30 जून तक शादी समारोह को लेकर सरकार की ओर से साफ गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी है कि 30 जून से पहले किसी भी तरह की कोई भी शादी समारोह की परमिशन सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी। हालांकि मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो पहले की तरह ही यहां पर बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कॉलेजेस जो हैं, शैक्षणिक संस्थाएं जो है, स्कूल जो हैं वो भी फिलहाल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और साथ ही सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, पिकनिक यानी कि पहले की जो तमाम गाइडलाइंस यहां पर चलती हुई नजर आ रही थी वही गाइडलाइंस अभी भी जारी रहेगी। कुछ 1-2 सुविधाएं ऐसी हैं जिनमें यहां पर सरकार की ओर से छूट दी जाएगी। तो आपको बता दें, कल से राजस्थान में मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि काफी दिनों से हर किसी को इंतजार था कि कब यहां पर सरकार कुछ हद तक छूट देगी। हालांकि पूरी तरीके से यहां पर कह सकते हैं कि अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राहत यहां पर सरकार की ओर से दी गई है। आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर राजधानी जयपुर कितनी तैयार? जी प्रीति, सही कह रही हैं कि अब धीरे धीरे राजस्थान अनलॉक की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। कल रात में जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें हालांकि कुछ इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ ऐसी सेवाएं हैं, कुछ ऐसी अभी भी क्या कहने चाहिए, व्यापार, व्यवसाय और वो सारी चीज़ें हैं जिन पर की रोक लगी रहेगी। लेकिन जो छूट दी जा रही है वह भी जो है अनलिमिटेड छूट नहीं है, यानी कि आपको कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना है वो पूरी तरह से उसकी प्रक्रियाओं का पालना करना पड़ेगा। 30 जून तक की जो छूट दी गई है वो धीरे धीरे विभिन्न चरणों में, और यह भी तब लिया गया है जब कि पिछले 1 सप्ताह 10 दिन के दौरान कोरोना के संक्रमणों की संख्या में कमी आई है। लगातार कमी को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अपने जो जानकारियों के जो स्रोत थे उनसे और चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद में प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के साथ में राय शुमारी करने के बाद में जो फैसला किया है वह काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए राहत लेकर के आ रहा है जो रोज़ाना खाने कमाने वाले। अभी कुछ देर पहले मैंने जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ में भी बात की, उनमें अभी तक असमंजस की स्थिति है कि सरकार किन किन बाज़ारों को खोल रही है या किन किन दुकानों को खोल रही है। अभी पूरी तरह से गाइडलाइंस उनके पास में आई नहीं है। जब भी उनकी जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें बताया जाएगा वो उसके अनुसार बाजार को खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जयपुर व्यापार मंच सहित वो औद्योगिक और व्यावसायिक जगत लगातार सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे थे कि उद्योग और व्यवसाय जगत को राहत दी जाए, क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 साल से यह जो है पूरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ कोरोना के कारण से। लिहाजा उनकी लगातार डिमांड आ रही थी और सरकार तक भी विभिन्न स्तरों पर वो अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। पिछले दिनों भी उनका व्यापार जो
जो प्रतिनिधिमंडल है वह प्रताप सिंह खाचरियावास से मिला था और उन्होंने अपनी बात को रखी थी। तो यह जो अनलॉक की जो प्रक्रिया जो कल से शुरू हो रही है उसमें उन सब बातों को ध्यान दिया गया है कि वे दुकानें, और उसमें भी टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत के सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे और बाजार भी खुलेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको जो गाइडलाइंस है कोविड प्रोटोकॉल की उनका पालना करना पड़ेगा। यह तो वह एक बात। इसके अलावा जो शादी ब्याह का मामला है वो भी 30 जून तक के लिए रोकने की बात कही गई है इसमें। और जो स्कूलें हैं, इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो भी बंद रहेंगे, खेलकूद की गतिविधियां बंद रहेंगी और वे तमाम समारोह, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह उनके ऊपर भी रोक लगाई गई है। और विभिन्न तरह की जो ढील दी गई है, वह ढील इस बात का सबूत है कि पहले की जो गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई थी वही गाइडलाइंस यहाँ पर रहेगी। थोड़े बहुत उनमें चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिन्हें लॉकडाउन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब पुरोहित जी, सवाल ये बनता है कि सरकार की ओर से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर कल से शुरू कर दी जाएगी। अमूमन देखने को मिलता है कि कितनी ही सख्ताई यहाँ पर लोगों के साथ बरती जाए, लेकिन लापरवाह लोग जो हैं वो लगातार सरकार की गाइडलाइन का पुरोहित जी उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ हद तक छूट दी जाएगी तो कह सकते हैं प्रशासन के लिए एक और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब यहाँ पर और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पहले से इतने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, अब तो फिर भी कुछ हद तक छूट मिलेगी। जी बिल्कुल, यही सवाल बार बार जो है सरकार तक भी पहुंचा है और उनको भी संज्ञान में ये सारी चीज़ें कि अगर ढील दी गई तो कितनी ढील दी जाएगी और कितना जो है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। अभी भी जो कोरोना से हम उबर नहीं पाए हैं और यह जो संक्रमणों की जो संख्या में जो कमी की जो बात की जा रही है वह उस चीज़ से भी जोड़ के देख लिया जाए कि जहां अब जांच में जो कमी आई है तो उस जांच में कमी का असर संक्रमण की संख्या के ऊपर भी पड़ा है। लिहाजा सवाल बहुत सारे हैं। अब ये प्रशासनिक अमले पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना कैसे करवाई जाएगी। और अभी तक जो देखने में आया वह यही आया है कि जितनी आपको ढील दी गई उस ढील का ये असर रहा कि मार्च अप्रैल में कोरोना क्राइसिस जो है अपने दूसरी लहर के रूप में उभर करके सामने तब आया जबकि हमने इसकी जो अनुशासन की जो पालना थी, खुद की सेल्फ कंट्रोल की जो भावना थी वह नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खुल करके देखी गई थी। चाहे वो तीज त्योहार के मामले में हो, चाहे वो दीपावली या नवरात्रा का मामला हो, या लोगों ने खुद ने इसके बारे में जो है लापरवाही बरती। तो इस लॉकडाउन का जो अब की बार में जो लगाया गया उसमें एक शब्द और जोड़ा गया था कि जन अनुशासन लॉकडाउन की प्रक्रिया वाला। तो जन अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल होकर के अपनी जो है जीवन शैली को अपनाया जाए। इसमें खामियाजा भुगता गया तभी इसका जो है सेकंड लेवल में बिल्कुल पुरोहित जी, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार और प्रशासन यहाँ पर कितनी ही गाइडलाइंस क्यों ना जारी कर दे, जब तक इंसान खुद यहाँ पर जागरूक नहीं होगा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पर नहीं समझेगा, तब तक सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। सही कह रही है। अभी इन्हीं दिनों में देखा गया है कि पिछले जो महीना 1.5 महीने पहले जो ऑक्सीजन की है या दवाइयों की जो आपाधापी और मारामारी देखी गई थी, सेल्फ कंट्रोल्ड लाइफ नहीं होने के कारण से ये संक्रमणों की संख्या में बढ़ी है और इसका दबाव जो है चिकित्सा सुविधाओं पर भी पड़ा है। डॉक्टर्स के ऊपर या जो पैरामेडिकल फोर्स है उनके ऊपर ज़्यादा दबाव दिखाई दिया। लिहाजा दबाव के कारण से ये सारी अव्यवस्थाएं फैली है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है और पिछले 1 साल से लोगों को ये समझाया जा रहा है कि कोरोना अपना जो है वेरिएंट लगातार बदलता रहा है, अपना रूप रंग बदलने के कारण से वह कंट्रोल में नहीं आया। हाँ, पिछले साल जरूर जो सख्ती अपने लगी थी और उसमें भी लोगों का सेल्फ कंट्रोल था, तभी वो जो है कंट्रोल में आया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। लेकिन उसके बाद में ये जो लापरवाही दिखाई दी लोगों की वह मार्च में ज़्यादा दिखाई दी। इसीलिए बार बार सरकार के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप करें यह ज़्यादा ठीक नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और सबसे बड़ी बात कि कोरोना को रोकने में जो है जन अनुशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि स्वयंसेवी संगठनों ने भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन
इस कोरोना को रोकने के लिए हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही किस तरह से ठीक है। सुनिश्चित करना चाहता है वह व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। बिल्कुल। लिहाजा यह अब धीरे धीरे जो कमी दिखाई दे रही है वह भी एक जागरूकता का ही असर है कि पुरोहित जी, लोग एक जो है आखिरी मास्क सवाल का आपसे प्रयोग और करते जानना हैं, चाहेंगे। सोशल जिस तरीके डिस्टेंसिंग से का कह प्रयोग सकते हैं कि करते हैं काफी लोग और इस इंतजार में थे पुरोहित जी कि कब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। हर किसी को इस बात का इंतजार था, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थितियां पैनिक ना हो, इसलिए सरकार ने कह दिया कि 8 या 10 के बीच में यहाँ पर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई उम्मीद कर सकते हैं कि इन 7 दिनों के अंदर अगर सही तरीके से कामकाज किया गया तो उम्मीद कर सकते हैं वाकई सरकार ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर फिर की पहले की तरह चालू कर देगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी जो कंट्रोल है वो आप देखिए कि गांव में ज़्यादा फैला। अब की बार में जो कोरोना का असर है वो गांव में ज़्यादा रहा, इसीलिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आने जाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया यह उसी का ही हिस्सा था। सरकार ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए इन चीज़ों को रोकने में कामयाब रही और उसी का ही नतीजा है कि अब जो कोरोना क्राइसिस या कोरोना के संक्रमणों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। लेकिन अभी भी सवाल बहुत बड़ा ये है कि प्रशासनिक अमला उसको किस तरह से रोकेगा। जो गाइडलाइंस अभी भी जारी की गई है, जवाबदेही अगर जिम्मेदारी बनती है तो प्रशासनिक अमले की भी ज्यादा बनती है। व्यक्ति अगर इंडिविजुअल अगर बात करें तो हर व्यक्ति इस बात को लेकर के जागरूक हो गया है कि कोरोना है वह रंग रूप बदलता है और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। चाहे चिकित्सा की कितनी भी पद्धतियां हमारे सामने है सबका उपयोग करता है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, और लोग बागों ने व्यायाम करके घर में अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए। बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तमाम चीजें जो सरकार की ओर से रोक दी गई है इससे आम जन के साथ साथ सरकार को भी पुरोहित जी यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। सरकार को भी राजस्व में काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार के साथ आमजन मिलकर यहाँ पर कामकाज करेगा तो आने वाले दिनों में कोरोना से भी लड़ाई जो है वो भी हम लड़ सकेंगे और साथ ही पहले की तरह यहाँ पर जीवन चलता हुआ नजर आएगा। पुरोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, तमाम जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें हमारे सहयोगी पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया मिनी अनलॉक को लेकर राजधानी जयपुर पूरी तरीके से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर सरकार की ओर से जिन जिन वर्गों को यहां पर छूट दी गई है उनकी ओर से किस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। टोंक एसीबी टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देवली पेट्रोल पंप चौराहे से वित्त विभाग के जेईएन के दलाल को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दलाल को गिरफ्तार किया। वहीं पर इस मामले में मुख्य आरोपी विद्युत विभाग के जेईएन धर्मराज जैन निवासी जहाजपुर को भी एसीबी टीम ने दस्तयाब किया। जेईएन ने एक शख्स से दलाल के माध्यम से रिश्वत लेने का प्लान तैयार किया था। कल जयपुर पर परिवादी हैं नंदकिशोर जैन, उन्होंने शिकायत की थी कि देवली में बीच का थाना पर उनका एसआर का पेट्रोल पंप है जहाँ पर उनका वैध विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। जेईएन सेकंड देवली और उनका दलाल झूठी वीसीआर भरने की धमकी दे करके उनसे 12,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर आज टोंक एसीबी कार्यालय द्वारा सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। इस पर आज ही ट्रैप आयोजित करके आरोपी दलाल जिसका नाम कालू कहार है, जो कि जेईएन के साथ अनऑफिशियली अटैच रह करके काम करता था पिछले 4 साल से, और इस मामले में मुख्य आरोपी धर्मचंद जैन, इनको गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई और अनुसंधान कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत डाबड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया है कि नरेगा कार्य की तालाब गहरीकरण से मिट्टी निकालकर दूसरे गांव में भेजी जा रही है। वहीं पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में कई कार्य चल रहे हैं और गांव में मिट्टी बेची जा रही है और ना ही इसके हिसाब का कोई रजिस्टर है। ग्रामीणों के विरोध के बाद में सरपंच और उसका पति मौके से फरार हो गया। गांव में डाबड़ा पंचायत में अवैध खनन हो रहा है और हमें कोई सूचना नहीं है कि आपके पंचायत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई प्रस्ताव नहीं लिया इन्होंने कि कहाँ से कहाँ मिट्टी जा रही है, क्या हो रहा है।
नहीं तो सरपंच ने पूछा, नहीं सचिन ने पूछा मेरे से। सरपंच को फोन लगाओ क्या तो फोन, मैं फोन, मेरे घर वाली फोन लगाती है, हम लगाते हैं, फोन लगाते हैं तो उठा के जवाब नहीं दे रहा। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में पिछले कई सालों से नहर में गंदगी फैल रही है। बॉर्डर एरिया के दर्जनों गांवों के लोगों की समस्या को देखते हुए पालिका विभाग के विष्णु पथ के पास में नहर के साथ साथ सड़क का निर्माण यहां पर किया गया, लेकिन राजनीति के चलते कुछ लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनने से आवागमन में यहां पर सुगमता होगी, लेकिन उसे भी पूरा नहीं होने दिया। यहाँ पीएस नहर के साथ काफ़ी टाइम से खड्डे झाड़ियाँ उगी हुई थी और शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था भीड़ बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी समय से ये मांग आ रही थी कि अगर इसके बीच में से एक डिवाइडर सड़क निकाल दी जाए तो इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो जनता की भावना को देखते हुए और जनता के फायदे को देखते हुए नगर पालिका ने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके, जो पहली मीटिंग हुई थी नए बोर्ड की, उसमें प्रस्ताव पास करके इस सड़क को लिया गया था। भीलवाड़ा जिले के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का मंगलवार को बनेड़ा के महासतिया मोक्षधाम में अंतिम संस्कार राजशाही परिवार की परंपरा के मुताबिक हुआ। इससे पहले उनके निवास से राज परिवार की परंपरा के मुताबिक अंतिम यात्रा रवाना हुई। राज परिवार से जुड़े लोग और साथ ही देश के प्रमुख राजघरानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह को सभी ने पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का कोरोना संक्रमण के कारण सोमवार को जयपुर के RUHS में निधन हो गया था। 7 दिन पहले कोरोना संक्रमण से उनकी माता का भी निधन हुआ था। जैसलमेर की रामदेवरा में पिछले सप्ताह प्रशासन की तरफ से 6 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें आवश्यकता की श्रेणी में आने वाली सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखा गया था। सभी लोगों से आह्वान किया गया था कि वो लोग अपने अपने घरों में रहें। ऐसे में अपने घरों में बंद रह रहे लोगों को अपनी आवश्यकता का सामान खरीदने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। तो वहीं पर मंगलवार को जैसे ही सुबह किराना, सब्जी, फल और अन्य प्रकार की दुकानें खुली, लोग अपनी आवश्यकता का सामान लेने के लिए बाजारों में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगाकर बाजार में पहुंचकर खरीदारी की। लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन के कारण पिछले 3 दिनों से हमारी दुकानें बंद थी। आज सुबह 6 बजे से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हमने आम दुकानें खोली हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। पिछले 3 दिन से दुकान बंद थी, तो आज गाइडलाइन सांस ली है तो दुकान खुली है, तो आज हम सामान लेने में आसानी हो रही है। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करी है। पुलिस ने 735 बोतल अवैध शराब यहां पर बरामद करी, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तेल के पीपों की आड़ में अवैध शराब को गुजरात ले जाया जा रहा था। थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर देर रात को रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने मिनी ट्रक की तलाशी ली, तो तेल के पीपों की आड़ में अवैध शराब का खुलासा हुआ। पुलिस ने अवैध जब्त करके शराब को आरोपी चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। बीती रात को पुलिस थाना बिछवाड़ा द्वारा रतनपुर चौकी के ऊपर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 407 डाले को रोका गया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में सामने आया कि डाले के अंदर पीपे रखे हुए हैं। उन पीपों को जब चेक किया गया तो पीपों के अंदर शराब के बोतलें भरी हुई थी। ड्राइवरों ने पूछताछ में ग्रीस बताया था। कुल जो पीपे हैं उनके 105 पीपे हैं, जिनमें करीब 735 बोतल शराब मिली है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। पूछताछ के अंदर ये जो शराब है सोनीपत से राजकोट की ओर ले जाना पाली के देसूरी घाटे के पंजाब मोड़ पर एक ट्रक अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें चालक और खल्लासी की मौके पर मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक के नीचे दबने से
दूसरे की खाई में गिरने से यहां पर मौत हुई है। सूचना पर चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और ट्रक को सड़क किनारे करवाकर यातायात व्यवस्था पहले की तरह सुचारू करवाई। फिलहाल पुलिस मृतकों की जांच में जुटी हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार द्वारा रोडवेज के चक्के जाम करने से कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम होने से भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड नुकसान यहां पर उठा रहा है और पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। कोविड के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनके सामने अब घर का खर्चा चलाने की समस्या आन पड़ी है। भीलवाड़ा रोडवेज आगार के यातायात प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने कहा है कि भीलवाड़ा आगार में कुल 250 कर्मचारी काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण प्रतिदिन 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला। हम बराबर सरकार पर यह मांग करते हैं कि हमारे साथियों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ समय से सरकार हमें जो वेतन होता है कुछ दिन से लेट किया, 5 दिन, 7 दिन और 15 दिन। अब करते करते ये स्थिति आ गई कि हमें 2-2 महीने में वेतन प्राप्त हो रहा है। इन वेतन प्राप्त होने से हमारे कर्मचारियों को बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारियों पर 13 मात हो रहा है। पहला मात ये हो रहा है कि जिन्होंने EMI ले रखी है, किस्तें ले रखी है, हाउस लोन ले रखा है, उसको चुकाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वेतन नहीं आ पा रहा है। दूसरा, जो कर्मचारी बीमार हो गए हैं और कोरोना से पीड़ित है, उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी पैसा चुकाने के लिए उनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है। तीसरा, जब उनको पैसा नहीं आ रहा है और हर तरह से वो आर्थिक तंगी के संकट में जा रहे हैं तो उन्हें राशन वाला भी अब आंख दिखाने लग गए हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद है। 80 गाड़ियाँ निगम की है, 27 गाड़ियाँ ऑन कॉन्टेक्ट है जो सभी खड़ी है। कुल कर्मचारी करीबन 250 करीब कर्मचारी हैं। सैलरी बहुत देर से मिल रही है। जोधपुर के पटना विवेक विहार इलाके में नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है और अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि नाले में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। युवक की हत्या का अंदेशा भी यहां पर पुलिस की ओर से जताया जा रहा है। युवक की हत्या घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर की गई है और उसके बाद में शव को वाहन से यहां पर लाकर नाले में डाल दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया और साथ ही पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब जांच शुरू करवा दी गई। कोरोना केसों को देखते हुए एक तरफ सरकार लगातार अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी करती हुई नजर आ रही है, वहीं पर जालोर के आहोर में व्यापारियों की ओर से लापरवाही का दौर भी अभी नहीं थम रहा। दरअसल व्यापारी चोरी छुपे ग्राहकों को अभी भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सामान बेच रहे हैं। मीडिया कर्मी की ओर से कवरेज करने पर व्यापारियों ने जवाब दिया है कि हम प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। व्यापारी का इस तरह के दुकान चलाना और ग्राहकों को सामान देना कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।